मैं पीछे बहुत तेज भागी उनके कॉरिडोर में। तो मैंने बस इतना ही बोला कि कुछ तो बता दीजिए, करना क्या है, कुछ तो बताइए, क्या ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा मुड़ के। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं चुप थी, मेरे हस्बैंड चुप थे। हमने एक शब्द भी आपस में बात नहीं करी, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं। शायद मैं चुपके से बाथरूम में जाके खूब रोई थी और वो भी रोए होंगे। फिर वो रात निकल गई जैसे तैसे करके। बस इतना पता है मुझे कि मेरा जो मतलब हेड के ऊपर मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा किसी ने एक पत्थर रख दिया है। तो मैं बस ये प्रे करती थी कि मैं एज ए मदर, एक मदर जैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, मैं वैसे ही उसको प्यार करूं और बाकी लोग भी उसको बस प्यार करें। बाकी वो क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा वो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। मुश्किल सफ़र में जज्बात नहीं हौसला रखें। अक्सर सुना है मैंने, हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची होती है। तो मैं हूँ रितु सैनी, नमस्कार। मैं 2 अडल्ट बच्चों की मम्मी हूँ, आशी और प्रणव। प्रणव मेरा स्पेशल बच्चा है जिसकी वजह से मैं आज जोश टॉक के मंच पर आई हूँ। जब मुझे फ़ोन आया कि मुझे आकर के जोश टॉक पर अपनी और अपने बेटे प्रणव की कहानी शेयर करनी है, तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ा क्योंकि अब प्रणव 22 ईयर्स के हो चुके हैं और अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद रिकॉल नहीं करती हूँ या मुझे याद भी नहीं है। मैं पीछे गई, बचपन में गई अपने बच्चों के, और मुझे उनके दोनों बच्चों के मासूम चेहरे याद आए और वो बिल्कुल अलग लाइफ थी शायद मेरी। और अब मुझे एहसास हुआ जब मैं इतना पीछे गई कि मैं और प्रणव और मेरी फैमिली बहुत आगे आ चुके हैं। प्रणव एक नॉन वर्बल बातूनी राजा हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनना पसंद है, बातों में पार्टिसिपेट करना पसंद है, ग्रुप के साथ बैठना बहुत पसंद है। और कोई भी नए लोग आएँ, हमसे ग्रीट करें, उनसे ग्रीट ना करें, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत हाई रखते हैं। प्रणव बहुत प्यार करता है अपनी दीदी से, अपनी दादी से, अपने कज़िन से और स्पेशली अपनी मैम से। उस दिन की तरफ चलते हैं, जो दिन मैं याद तो नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं ज़रूर बताऊँगी क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट डे है। वो दिन डायग्नोज़ का दिन, जब प्रणव का डायग्नोज़ हुआ था। ऐसे तो जब प्रणव पैदा हुआ, क्योंकि प्रणव मेरा सेकंड बेबी था, तो मुझे पहले से ही थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा था कि कुछ अलग है चीज़ें, क्योंकि बेटी के माइलस्टोन्स अलग तरह से अचीव हुए थे। और प्रणव का जो बिहेवियर था, जैसे कि आवाज़ को ना सुनना, मेरी तरफ ना देखना, फ़ीड ना कर पाना ठीक से, तो वो कहीं न कहीं मुझे इशारा कर रहे थे कि समथिंग इज़ रॉन्ग नहीं कहेंगे, मतलब कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। और मैंने ये सब बातें अपनी फैमिली में भी धीरे-धीरे 1-1, 2-2 के कानों में डाली, तो सबको लगा कि नहीं मेरा डाउट है। और एक हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि लड़के सब चीज़ें देर से करते हैं, लड़कियाँ थोड़ी स्मार्ट होती हैं, तो ऐसे करके प्रणव अब 6-7 मंथ के हो चुके थे। वो दिन आया जब हमने अपॉइंटमेंट लिया पेडियाट्रिशियन से और हम गए। हम ना कानपुर के पास एक बहुत छोटी जगह है औरैया पाता करके, वहाँ मेरे हस्बैंड का जॉब था, तो हम वहाँ रहते थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं थे, तो जो हमारे ऑफ़िस के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब आप पूरा जाके कानपुर में जाकर के इसका पूरा टेस्ट वग़ैरह कराइए और दिखाइए। तो हमें लग रहा था कि काश कुछ ना निकले, कुछ दवाई से सही हो जाए और कुछ छोटी-मोटी चीज़ हो, अगर नेक कंट्रोल नहीं है तो कुछ सर्जरी वग़ैरह हो जाए और सब ठीक हो जाए। फिर हम पहुँचे डॉक्टर के क्लिनिक पर, तो मेरे हस्बैंड जैसे ही अंदर गए, उन्होंने चेयर को पुल किया और मैं तब दरवाजे पे प्रणव को, छोटा-सा प्रणव था 7 मंथ का, उसको गोदी में लेके जैसे मैंने एंटर किया, तो डॉक्टर मैम ने मेरे हस्बैंड को तो नहीं देखा, मुझे देखा और मेरे को देखते ही एकदम से बोली कि जाओ, बड़ी बिल्कुल ब्लंट आवाज़ में बोली कि जाओ पहले सीटी स्कैन और ईईजी करा के आओ, तब हम बात करेंगे। अब ईईजी और सीटी स्कैन का टाइम निकल चुका था, हमने वेट किया, हम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। नेक्स्ट डे उनके सारे टेस्ट हो गए। अब शाम को रिपोर्ट आनी थी। दिल धक-धक कर रहा था, प्रे कर रहे थे हम दोनों, स्पेशली चुपके-चुपके प्रे कर रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा हो जिसका ट्रीटमेंट हो जाए और चीज़ें हमारे कंट्रोल में हों। फिर रिपोर्ट आ गई, मैं प्रणव को खाना खिला रही थी, डॉक्टर आईं, तो वो ऐसे रूम में आईं, उन्होंने एक फाइल टेबल के ऊपर रखी और बहुत मतलब कैसे बोलेंगे, ब्लंट सी आवाज़ में बोला कि इस पे हमने स्पास्टिक सोसाइटी का एड्रेस लिख दिया है और आप लोग कल वहाँ चले जाइएगा। और ये कहते ही वो रूम से एकदम हमको बगैर देखे, बगैर आई कॉन्टैक्ट दिए वो रूम से बाहर निकल गईं। और मैंने प्रणव गोदी में था, उसको बेड पे लिटाया और मैं पीछे बहुत तेज़ भागी उनके कॉरिडोर में। तो मैंने बस इतना ही बोला कि
कुछ तो बता दीजिए करना क्या है, कुछ तो बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा मुड़ के, वो सीधे लिफ्ट के अंदर चली गई और वहाँ पे जो स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा स्पास्टिक सोसाइटी का क्या मतलब है? तो उन्होंने भी कहा कि ये तो आपको डॉक्टर ही बताएँगे। और फिर मैं अंदर आ गई और सब कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था स्पास्टिक सोसाइटी, ये वर्ड ज़िंदगी में एंटर कर चुका था। नाम शायद सुना होगा तभी पता था कि क्या होता है। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? मैं चुप थी, मेरे हस्बैंड चुप थे। हमने एक शब्द भी आपस में बात नहीं करी। हमने एक-दूसरे को देखा भी नहीं। शायद मैं चुपके से बाथरूम में जाके खूब रोई थी और वो भी रोए होंगे। फिर वो रात निकल गई जैसे-तैसे करके। बस इतना पता है मुझे कि मेरा जो मतलब हेड के ऊपर मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा किसी ने एक पत्थर रख दिया है और वेट रख दिया है। सुबह हो गई, हमारा डिस्चार्ज हो गया, हम कार में बैठ गए। हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ तब देखा पहली बार और देख के ही समझ गए कि अब शायद हम स्पास्टिक सोसाइटी जा रहे हैं क्योंकि अब स्पास्टिक सोसाइटी जो वर्ड है वो हमारी लाइफ में एंटर कर चुका था। हम स्पास्टिक सोसाइटी गए, हमने वहाँ पे देखा, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। वो एक गवर्नमेंट का एक सोसाइटी होती है जहाँ स्पेशल बच्चों की थेरेपी होती थी। तो हमको डायग्नोज़ भी मिल गया था एक्चुअली, डायग्नोज़ मिला था सेरेब्रल पॉल्सी का। तो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों की वहाँ पर होती थी फिजियोथेरेपी। मैं वहाँ पहुँची, मेरे हस्बैंड पहुँचे, उन्होंने प्रणव को असेस किया। उन्होंने हमें बोला कि एवरी वेडनेसडे आप यहाँ आएँगे, हमसे प्लान लेंगे, हम बताएँगे और आपको घर पर फ़ॉलो करना है। तो हमको वेडनेसडे का डे मिला वहाँ पर। वहाँ पर एक और चीज़ हुई जो मैं हमेशा याद करती हूँ इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे वहाँ पे एक इंसान मिला। मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, वो शायद बिज़ी थे पेपर वर्क में, तो प्रणव मेरी गोदी में था, वो आया, उसने प्रणव का हाथ नीचे किया क्योंकि प्रणव अपना हाथ ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा, "इसका हाथ नीचे करती रहना, पहली बात तुमको बता रहा हूँ, बासी रोटी खा लेना मगर थेरेपी मत छोड़ना। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जो सिखाओगी वो सीख जाएगा, जो नहीं सिखाओगी वो नहीं सीखेगा। तो मैंने उनकी तरफ देख भी नहीं पाई, मैं समझ नहीं पा रही थी वो क्या बोल रहे हैं, जब तक मैंने पलट के देखा क्योंकि वो पीछे खड़े हुए थे और जब तक मैंने देखा वो वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद मैं कई बार स्पास्टिक सोसाइटी गई, मैंने हमेशा उनको ढूँढा पर वो मुझे कभी मिले नहीं। अब हम घर आ गए, घर में आके घर पे फ़ोन किया, अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ रिपोर्ट्स आई हैं, हम नहीं मानते, आप यहाँ लेके आओ और हम प्रणव को लेके दिल्ली आ गए गंगाराम में, वहाँ पे फिर से उसके सारे टेस्ट हुए और स रिपोर्ट सेम थी, बस डायग्नोज़ और कुछ ऐड हो गए थे। अब सीपी के साथ मेंटल रिटार्डेशन भी था, विज़ुअल कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस भी था, सीज़र्स भी थे और मैक्रोसेफेलिक हेड भी था। तो दिस वाज़ द डायग्नोज़ ऑफ प्रणव जो बहुत बड़ा है। सुन के हमें कुछ समझ नहीं आया, फिर डॉक्टर ने हमें सिर्फ़ 3 बातें बोली, फिज़ियोथेरेपी कराते रहना है, नहीं तो चल नहीं पाएगा। दूसरी बात हमें जो भी सीखेगा सुन के सीखेगा और तीसरी बात ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स यूज़ करना है इसको पढ़ाने के लिए। अब डॉक्टर ने वहाँ भी हमसे बात करनी बंद कर दी। उन्होंने बोला ऑटिस्टिक फीचर्स भी हैं साथ में, इसके लिए आपको इसका कार्स का कराना पड़ेगा, तो आपको एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें समझ आ रहा था फिज़ियोथेरेपी क्योंकि ये हमने सुना था और पहले से हम ऑलरेडी फिज़ियोथेरेपी का प्लान फ़ॉलो कर रहे थे, तो हमने वही किया और हम घर वापस आ गए। घर वापस आके हमने खुद एक्सरसाइज़ की प्रणव की, सुबह और शाम और दोपहर जब भी हमें टाइम मिलता था और हमें ज़्यादा एक्सरसाइज़ याद नहीं हो पाई, हमने 5-6 एक्सरसाइज़ को रिपीटेडली बार-बार किया। उसके कारण प्रणव के कुछ माइलस्टोन्स टाइम से या कुछ टाइम में अचीव हो गए। जैसे कि नेक कंट्रोल हो गया, उसके लिए हमने कॉर्नर सिटिंग कराई, सिटिंग आ गई, साथ में क्रॉलिंग आ गई, नीलिंग आ गई। अब हमें इंतज़ार था कि प्रणव कब चलना शुरू करेंगे, लेकिन वो बस वहाँ तक रुक गया और अब 3-4-6 महीने का गैप स्टार्ट हो गया। अब हम वेट कर रहे थे और एक्सरसाइज़ कंटिन्यू कर रहे थे, जितनी भी हमें आती थी, क्योंकि आस-पास में कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट उस वक़्त अवेलेबल नहीं था। प्रणव की प्रॉपर थेरेपी स्टार्ट हो गई और थेरेपी चलनी स्टार्ट थेरेपी भी हो गई। प्रणव ने कुछ 6-7 मंथ बाद अराउंड 3 इयर्स पे प्रणव ने चलना भी शुरू कर दिया। अब जब प्रणव की वॉकिंग आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो अब चलने लग गया है, अब वापस घर चलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं प्रणव के माइलस्टोन अचीव हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि बाकी एरियो पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे दिल्ली में शायद रुकना पड़ेगा। फिर मैंने एक और डिसीज़न लिया और मैंने हस्बैंड को बोला कि अब मुश्किल है आना दिल्ली छोड़ कर के, तो आप ही इधर आ जाइए। फिर मेरे हस्बैंड ने भी अपना ट्रांसफ़र कराया और मेरे हस्बैंड भी दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद हमारी लाइफ़ थोड़ी-सी सेटल हुई। अब प्रणव थोड़ा बड़ा हो रहा था। अब उसके जो इश्यूज़ थे, अब चलना वो सीख गया लेकिन ईटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। बहुत ही ज़्यादा ईटिंग उसकी इफ़ेक्ट हो रही थी ओरोमोटर के कारण से।
इतनी सेंसिटिविटी हाई थी कि वो किसी को टच नहीं करने देता था अपने माउथ को। वो सिर्फ़ सेम खाना खाता था 3 टाइम, दाल-चावल, दाल-चावल, दाल-चावल और मिल्क। उसके अलावा वो और कुछ भी खाना टेस्ट नहीं करना चाहता था। अब हमारे सामने ये एक स्ट्रगल था। दूसरा स्ट्रगल ये था कि अभी उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग बाकी बची थी, उसको कैसे करें, कौन सिखाए? हमने कई बार वर्कशॉप करी मैंने जा कर के, सीखा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को आइडिया नहीं मिल पाया कि करनी कैसे है। टॉयलेट ट्रेनिंग करनी कैसे वो तो समझ में आ गया, ईटिंग ट्रेनिंग करनी कैसे वो तो समझ आ गया, लेकिन प्रणव के साथ कैसे करनी है वो समझ नहीं आ रहा था। अब प्रणव 8-9 साल के हो चुके हैं। अब उनके काम चल रहा है पूरा काम जो चल रहा है उनकी फ़िज़िकल चीज़ों पे चल रहा है, उनके विज़न पे काम चल रहा है, तो उसमें प्रणव सब आगे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किल आ रही है। सबसे ज़्यादा बिहेवियर्स इतने थे प्रणव के, जैसे कि आवाज़ सुनना बहुत पसंद था। तो फ़ैन चलाना, ऑफ़ करना, लाइट को ऑन ऑफ़ करना, पानी चलाना और जितने भी बर्तन हैं उनको बैंग करना, क्लैप करना, डोर को बैंग करना, तो ये सारे उनके रूटीन में चलते रहते थे। मैं इसी में जूझ रही थी, जितना भी मैंने काम सेंटर्स पे सीखा था, मैं उसको कॉपी कर रही थी और वो मैं उसको करा रही थी और उससे प्रणव स्लोली आगे भी जा रहा था। ये सब करते-करते प्रणव 9 इयर्स के हो गए थे। अब जब मैंने मदर चाइल्ड कर लिया, पैप कर लिया, तो मुझे अब प्रणव की बहुत क्लैरिटी हो गई। अब मुझे एक अलग प्रणव दिख रहा था, जिसके साथ मुझे कहाँ से काम शुरू करना है, क्या करना है और कैसे करना है। मेरा विज़न क्लियर हो चुका था। लेकिन अब मुझे बस ये था कि स्टार्ट कैसे किया जाए? क्योंकि स्टार्ट करना ही अब सबसे बड़ा काम बचा था मेरे लिए। तो मैंने शुरू किया, सबसे पहले ट्रस्ट से शुरू किया। मैंने प्रणव का अपना बॉन्ड जो मम्मा और बेटे का था वो तो नीड बेस्ड था। मैं उसकी नीड फुलफ़िल करती थी। लेकिन अब मैंने अलग लेवल का ट्रस्ट डेवलप किया उसके साथ में। जैसे फ्रेंड्स वाला, या मैं भी एक छोटी बच्ची हूँ उसकी जैसी, या फिर मैं भी उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ से जूझ रही हूँ जो डिफ़िकल्टी उसके साथ है। ट्रस्ट डेवलप किया, फिर बिहेवियर्स पे काम किया। इसी समय पे जब मैंने काम शुरू हुआ, सेंसरी पे काम शुरू किया, साथ में ही उनके टीचर हैं मिस्टर अजय कुमार, उन्होंने उसके कॉग्निटिव पे काम शुरू किया। तो उसके कॉग्निटिव पे काम करने से अब प्रणव कुछ अलग नज़र आ रहा था। तो मैंने भी और सर ने भी मिलके उसके पूरे कॉग्निटिव पे हमने काम किया, उसके फंक्शनल स्किल्स पे काम किया, उसके कम्युनिकेशन पे काम किया। उससे प्रणव की समझ बहुत बढ़ गई और जब उसकी समझ बढ़ी और जब उसने अटेंशन देना शुरू किया अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, तो वो सोशली एनवायरनमेंट से कनेक्ट होना शुरू कर दिया उसने और वो लोगों से भी कनेक्ट होने लगा। और जो उसके बिहेवियर्स थे, जैसे उसका एक ना बिहेवियर बहुत ज़्यादा था, डाइनिंग टेबल की चेयर्स के साथ खेलना, उनको गिराना, उनको फिर लिटाना, लाइन्स बनाना। हम कहीं भी जाते थे या हमारे घर पर भी वो पूरे टाइम उसको जो चेयर्स थी वो नॉर्मल पोज़ीशन में नहीं देख सकता था। उसको वो टे चेयर लेटी हुई चाहिए या फिर गिरी हुई चाहिए और उसके साथ वो आवाज़ करता था, फर्नीचर की आवाज़ बहुत करता था। लेकिन जैसे ही प्रणव सोशली अवेयर हुआ और ईटिंग स्किल्स आने लगे, ईटिंग में इंटरेस्ट आने लगा, प्रणव के सारे बिहेवियर एकदम खत्म हो गए, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे कहीं जाना है तो करना क्या है। उसको खाना खाना है क्योंकि अब उसके ईटिंग स्किल्स आ चुके थे, उसको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, उस एनवायरनमेंट को समझना है, उस एनवायरनमेंट में उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। वो सिर्फ़ तभी हुआ जब हमने उसके कॉग्निटिव स्किल्स पे, उसके फंक्शनल स्किल्स पे काम किया। तो अब एक तरफ उसके फिज़िकल्स पे काम चल रहा था, एक तरफ कॉग्निटिव पे काम चल रहा था और एक तरफ उसके सेंसरी पे काम चल रहा था। अब प्रणव 12 साल के हो चुके थे और सब अच्छा चल रहा था, अभी भी अच्छा चल रहा है। इनिशियली मैंने कोई पिक्चर इमेजिन नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था कि प्रणव बड़ा होके कैसे बनेंगे और कोई भी पिक्चर मेरे माइंड में नहीं थी। तो एज़ ए मदर मैं प्रे करती थी, जब प्रणव बहुत छोटा था, जब डायग्नोज़ की बात की मैं ये बात बता रही हूँ, तो मैं बस यही भगवान से प्रे करती थी कि प्रणव चाहे कैसे भी बने, मुझे नहीं पता था कि वो बड़े होके कैसा एक इंसान बनने वाला है। तो मैं बस ये प्रे करती थी कि मैं एज़ ए मदर, एक मदर जैसे अपने बच्चों को प्यार करती है, मैं वैसे ही उसको प्यार करूँ और बाकी लोग भी उसको बस प्यार करें। बाकी वो क्या सीखेगा, क्या नहीं सीखेगा, वो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया और आज भी नहीं आता है, क्योंकि वो जो सीख रहा है बहुत अच्छा सीख रहा है। अब प्रणव बड़े हो रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, हाइट भी अच्छी है, वेट भी अच्छा है, क्योंकि अब ईटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो कभी-कभी क्या होता है कि लोग लिफ्ट में हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक बड़ा बच्चा है, शायद कोई हमें हार्म ना पहुँचा दे। और इसलिए जोश टोक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा कर रहा है और हमारे बच्चे ऐसे कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उस बच्चे से उसे क्या खतरा हो सकता है या उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो मैं किसी को जज नहीं करूँगी
कि वो ऐसा क्यों करते हैं, पर ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि जब हम किसी कॉमन प्लेस पे होते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ नहीं बैठना पसंद करते हैं कि शायद प्रणव उनको कोई हार्म ना पहुँचा दे। लेकिन प्रणव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो प्रणव के साथ काम करते हैं, उनके लिए प्रणव उनका फ़ेवरेट है और अब प्रणव बड़ा हो चुका है, उसके सीखने के तरीके बदल चुके हैं। अब वो हाथ पकड़ के उतना नहीं सीखना चाहता है क्योंकि नाउ ही इज़ अ अडल्ट। तो अब हमारी टेक्निक्स भी चेंज हो रही हैं। अब हम सिर्फ़ मॉडल टेक्निक यूज़ करते हैं या फिर जहाँ पे उसको फ़िज़िकल डिफ़िकल्टी है, वहाँ पर हम उसको बता कर के कि ये मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के थोड़ा करा देती हूँ, फिर तुम सीख जाओगे। तो हम उसको अब कोई भी काम करते हैं तो हम बता कर के करते हैं, उससे पूछ कर के कर सकते हैं, उसके डिसीज़न लेते हैं। हम अपनी कन्वर्सेशन में उसके साथ बात करते हैं। अगर मैं कोई डिसीज़न दे रही हूँ, मेरी बेटी कोई डिसीज़न दे रही है या अपना-अपना ओपिनियन हम शेयर कर रहे हैं, तो प्रणव का भी हम पूरा ओपिनियन लेते हैं। हम पूरा मॉडलिंग करते हैं किसी भी टास्क को। अगर मेरे को डेंटल चेकअप कराना है मेरे को आईज़ चेकअप कराना है प्रणव का, तो पहले हम में से कोई जाकर के अपना चेकअप कराता है उसके सामने। मॉक ट्रेनिंग करते हैं कि डॉक्टर को बोलते हैं कि पहले हमारे ऊपर ये लगा दीजिए। अभी हमने उसका आईज़ टेस्ट कराया था 3-4 साल पहले, तो हमने वैसे ही किया, तो प्रणव ने बिल्कुल कंफर्टेबली कराया। किसी भी नई नई चीज़ का ट्रायल करना होता है, तो पहले हम करते हैं और फिर प्रणव उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रणव बहुत आगे आ गए हैं और इसमें सपोर्ट रहा उसके टीचर्स का। मैंने तो जो काम किया, मेरे फैमिली ने जो काम किया, वो तो है ही, लेकिन उसके उसको मतलब बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स भी मिले हैं। उसके साथ ही हम आगे आए हैं। लेकिन अभी कुछ और काम करना भी बाकी है क्योंकि ये तो लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है, उसे भी कुछ ना कुछ सीखना है। तो अभी मैंने मैरी मैम का जोश टॉक देखा था, तो उनका जो लास्ट का 1 मिनट था, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। ऐसे तो मैरी मैम को हम सब जानते ही हैं। तो उन्होंने जो बताया था कि कैसे वो नीरज को तैयार कर रही हैं कि उसको अपने इंडिपेंडेंट घर में रहना है और पेरेंट्स डाइट, तो ये चीज़ सिखानी इतनी आसान नहीं है और सोच के भी अभी थोड़ा-सा घबराहट होती है। लेकिन अब ये सिखानी है तो सिखानी है, तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिली है, तो मैं अब प्रणव के साथ ये वर्क करना शुरू करूँगी और घबराहट तो होती है, लेकिन जब भी होती है तो मैं बोल देती हूँ कि सँभालते हो, सँभालते रहना। और अब मैं अपने बारे में कुछ बात करूँगी कि प्रणव अपनी लाइफ़ में आगे आया। हमारी पूरी फैमिली आगे आई है प्रणव के साथ-साथ और स्पेशली मैं आगे आई हूँ। प्रणव के कारण से मैं एक स्पेशल एजुकेटर बनी। मैंने पूरे कोर्सेज़ किए, पूरी पढ़ाई करी प्रणव के साथ-साथ में। वो भी सीख रहा था, मैं भी सीख रही थी और 15 ईयर्स से मैं अर्ली इंटरवेंशन में काम कर रही हूँ, जहाँ मुझे मौका मिल रहा है बहुत सारी लाइफ़्स को हेल्प करने का। बहुत सारे यंग पेरेंट्स आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी पेरेंट मेरे पास आए, वो बेसिक नॉलेज कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को कैसे बड़ा करना है, कैसे उसके लर्निंग को डेली रूटीन में डालना है। ये कोई थेरेपी 1 दिन की या 2 दिन की या 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं है। आपको उसकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके सॉल्यूशंस को उसकी डेली रूटीन में डालना पड़ेगा, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी ये अज़्यूम मत करिए कि आपका बच्चा नहीं देख रहा है या नहीं सीख रहा है या नहीं समझ रहा है। आप बस ये अज़्यूम करिए कि वो आपको सुन भी रहा है और आपको समझ भी रहा है। लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पूरे तरीके से और पूरे कॉन्क्रीट वे में उनको दीजिए और एक बार दीजिए, वो डेफ़िनेटली आपको फ़ॉलो करना शुरू करेंगे। आज की डेट में प्रणव 22 इयर्स के हैं और हम बहुत आगे आए हैं और उसमें सब लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहा है। लेकिन जब प्रणव आए थे, जब डायग्नोज़ हुआ था और वो जो इनिशियल एक्सेप्टिंग ईयर्स थे या मंथ्स थे, उसमें हमारी फ्यूचर की कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना था। अब हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी, या तो हम उस उधेड़-बुन में लग जाएँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने और हम मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने आगे बढ़ना ही चूज़ किया, जो कि हम सब बढ़ते हैं। लेकिन हमने पीस को चुना। हमने हैप्पीनेस को चुना, पीस को चुना कि हम पीस के साथ आगे बढ़ेंगे, हम भागेंगे नहीं, प्रणव की पेस के साथ ही चलेंगे। मैं 2-3 लाइन शेयर करूँगी जो मैंने ऐसे लिखी हैं कि यूँ तो मुश्किलों से पार होते हैं समुंदर यहाँ, यूँ तो मुश्किलों से पार होते हैं समंदर यहाँ, माझी भी अटकते हैं मझधार में यहाँ। पर दूर से ही सही किनारा नज़र तो आ जाए, मैं यूँ ही चलती रहूँ और मंज़िल मेरे पास आ जाए। काश ऐसा हो जाए कि मंज़िल भी अब मिले बिना रह न पाए, काश ऐसा हो जाए। और ये मैं बोलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसी पेस से चलती रहूँ और धीरे-धीरे हम अपने टारगेट पर पहुँच जाएँ। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि लाए हैं
किश्ती को तूफान से निकाल कर। तो मैं इसके साथ ही थैंक यू करूंगी जोश टॉक का। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.